हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान को समाविष्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, फातिमा बीवी के बारे में सत्य कथन छांटिए। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ये सही है। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। ये गलत है। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ये भी सही है। 1 और 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीशों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो देखिए, ये सभी काल क्रम के अनुसार ही सजे हुए हैं। तो H.J. कानिया, उसके बाद बने P.N. भगवती, उसके बाद रंगनाथ मिश्र, उसके बाद मदन मोहन पुंछे, उसके बाद S.H. कापड़िया। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। H.N. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ये सही है। H.N. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ये सही है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपने अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ये भी सही है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपने अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ये भी सही है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ये गलत है। ये उच्चतम न्यायालय का काम है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। यह भी सही है कि भारत में न्यायालय के अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति है कि पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश है, वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में पद के लिए आसीन कर सकता है। ये सही है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ये भी सही है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को पुनर्विलोकन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये गलत है कथन। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। यह सही है। केवल 2 नंबर कथन सत्य है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए संविधान के संदर्भ में और सही कथन छांटिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी। ये कथन गलत है। मतलब केंद्रीय कोई विधि है, किसी भी केंद्रीय विधि है, कोई भी केंद्रीय विधि है, उसको संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को नहीं, उच्च न्यायालय को नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन इसने कहा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो संविधान के संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, जबकि ये कथन नहीं उठाया जा सकता, ये कथन भी गलत है। तो 1, 2 दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। तो देखिए, मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह कहेर। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो एचसी का कौन से न्यायाधीश जो एचसी में न्यायाधीश नहीं रहा है वो है RC लोहाटी। बाकी देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, जैसे कांसलीवाल, BS चौहान, AK माथुर। अगला क्वेश्चन, विशाखा एवं बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा, ये आप सबको पता है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये कथन है AS आनंद का। इसका कथन है AS आनंद का। AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो AS आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बारे में सही कथन बताइए। ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये सही है। ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ PCS में। ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहे, ये सही है। उनकी नियुक्ति संजीव रेड्डी ने की थी, ये कथन भी सही है। तो इस तरह से सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है सबसे ऑप्शन ब 2 कि वे कथन 2 कि वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहे, ये याद रखना, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजेंद्र मल्होत्रा, राजेंद्र बाबू, गोपाल वल्लभ, कमल नारायण सिंह। तो इनमें कमल नारायण सिंह वो सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस अधिकार के अंतर्गत आती है? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। मूल क्षेत्राधिकार को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, याद रखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। इसलिए ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन ब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है?
भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? यानी कौन से उच्चतम न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा है? तो वो है नागेश्वर राव नहीं रहा है। बाकी रहे हैं, देखिए उच्चतम न्यायालय के वो न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, उनका एक बार देख लीजिए आप। चंद्रचूड़ रहे हैं, खानविलकर रहे हैं, अशोक भूषण रहे हैं। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में है, केवल एक होगा, उच्च न्यायालय में नहीं, उच्चतम न्यायालय में है ओनली। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 सब क्लोज 3 के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान पर्सन अंतर्विहित है, तो बताइए बैठक होगी न्यायाधीशों की तो कितने सदस्य होंगे, न्यूनतम कितने सदस्य होने ज़रूरी हैं? तो 5 सदस्य होने ज़रूरी हैं। यदि भारत के निर्वाचन से संबंधित कोई सारवान पर्सन पर चर्चा हो रही है तो उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये उल्लेख किया कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये उल्लेख किया कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा M.S.M. शर्मा बनाम करशन सिन्हा 1959, ऑप्शन ब हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है, ये कहा M.S.M. शर्मा बनाम करशन सिन्हा 1959। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? यानी मोदी जी ने 2015 में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, गठन किया था, उसको असंवैधानिक घोषित किया था। और किस संविधान संशोधन तहत ये पूछा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो ये आप सबको आता है, मूल ढांचे का प्रतिपादित है केशवानंद भारतीवाद ने किया था। साथ में यह भी याद रखिए ये कब का है। देखिए शंकरी प्रसाद वाद आया था 1951 में, सज्जन सिंह वाद आया था 1965 में। हमारे सज्जन कितने साल के हैं? मेरे सज्जनवा तो 65 साल के हैं। गोलकनाथ वाद आया था 1967 में। गोलू कितने साल का है? गोलू 67 साल का है। सज्जन से गोलू 2 साल बड़ा है। केशवानंद भारतीवाद 1973, ये तो आपको याद ही है। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में। शंकर भगवान जी को प्रसाद कितने रुपये का चढ़ाते हैं? 51 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त आधिकारिकता और शक्तियाँ होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करें। सिंपल सी बात है, यानी जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी अधिकार हैं, वो संसद ही प्रदान करेगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हेतु आवश्यक है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के लिए आवश्यक क्या होता है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसमें देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसमें एक बार देखते हैं, जस्टिस शाह है, तो जस्टिस शाह तो रहे हैं। हमदुल्ला तो रहे हैं। एस के सरकार ये भी रहे। राजगोपाल अयंगर ये मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा
उत्प्रेषण याचिका जारी की जाती है? निम्न में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जाती है? ऑप्शन ए क्षेत्राधिकार की कमी, ऑप्शन बी सुने जाने का अधिकार, ऑप्शन सी क्षेत्राधिकार की अधिकता, ऑप्शन डी विधि की गलती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता। ये उस पर उत्प्रेषण याचिका जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण याचिका है वो क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता पर जारी की जाती है। सुने जाने का अधिकार और विधि की गलती शामिल नहीं है। 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है, यानी डिसीजन करता है? तो इसका सही आंसर प्रारंभिक अधिकारिकता, जिसे मूल अधिकारिकता भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा, ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करें? संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो अनुच्छेद 144 हो जाएगा। सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, अनुच्छेद 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में तो रीट है और 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। यह स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 15वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अंतः स्थापित किया गया 15वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सर्वोच्च न्यायालय के अधिसामान्य मूल क्षेत्राधिकार हैं? निम्न में से क्या सर्वोच्च न्यायालय के अधिसामान्य मूल क्षेत्राधिकार हैं? अंतर सरकारी विवाद, तो अंतर सरकारी विवाद ये तो है। मूल अधिकारों का परिवर्तन ये भी है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव ये भी है। ये अधिसामान्य मूल क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिसामान्य मूल क्षेत्राधिकार हैं अंतर सरकारी विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सभी हो जाएंगे। 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन उपेंद्र बख्शी का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको हम व्यवस्थित करते हैं। देखिए, हम पहले पढ़ कर आए थे कि सज्जन सिंह सज्जनवा 65 साल के हैं, केशवानंद भारती 1973,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सज्जन सिंह केस आ जाएगा। उसके बाद गोलकनाथ केस आ जाएगा 1967। गोलू 67 साल का है, सज्जन 65 साल के हैं। तो सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967। उसके बाद मिनरवा मेल केस आ जाएगा और लास्ट में केशवानंद भारती 1973 आ जाएगा। 4 2 1 3 हो जाएगा आंसर, 6 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केशवानंद भारती के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। केशवानंद भारती के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को छांटिए। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार मूल ढांचा सिद्धांत की घोषणा की। तो ये तो सही है। मूल ढांचा सिद्धांत की घोषणा तो केशवानंद भारती ने ही की थी कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बाकी परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात तो केशवानंद ने ही कहा। ठीक है, ये तो अनुच्छेद 31 गए असंवैधानिक घोषित कर दिया। नहीं, असंवैधानिक घोषित नहीं किया था 31 गए को, बल्कि 31 गए के लिए तो कहा था कि इसको अनुच्छेद 14(19) पर प्राथमिकता दी जा सकती है। प्राथमिकता दे दी थी, न कि असंवैधानिक घोषित किया। 31 गए को संवैधानिक घोषित किया था, न कि असंवैधानिक, इसलिए ऑप्शन व गलत हो जाएगा। मूल ढांचा की विशेषताओं का निर्धारण न्यायालय वाद दर वाद में करेंगे, ये भी सही है। केशवानंद भारती ने कहा कि मूल ढांचे की विशेषताओं का निर्धारण है वो आगे हम करते रहेंगे। संविधान का मूल ढांचा असंशोधनीय है, ये भी कहा था। सही है तो है कि मूल ढांचा में परिवर्तन न करके और में परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन ड भी सही है, स भी सही है, ए भी सही है, ब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये तो आता है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये भी आता है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, देखिए भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ये नहीं आता है। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी आता है। तो एक, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, 1 2 4, लेकिन 1 2 4 तो है ही नहीं। 1 2 4 होता, अगर ऑप्शन में 1 2 4 होता तो वो सही माना जाता, लेकिन 1 2 4 तो 1 2 4 तो है नहीं। इसमें सिर्फ दो ऑप्शन है, 1 2 2 3, 1 4 3 4, ऐसे 1 2 4 ऐसे तो है नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर 1 और 4 मान लिया जाएगा। 1 मिनट। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव, चुनाव की तो बात आती नहीं आरंभिक अधिकार में, चुनाव की बात नहीं आती है। 1 2 4 2 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 1 और 4 आएगा। 47 में स होगा। चुनाव नहीं आता आरंभिक अधिकार में। आरंभिक अधिकार में जो लड़ाई वगैरह है, एक संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के बीच, भारत सरकार राज्यों के बीच, राज्य और राज्यों के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं सीमा को लेकर, वो आते हैं आरंभिक अधिकार में। तो 2 नहीं होगा, चुनाव नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ओके। अचानक से मुझे तुरंत ध्यान में आ गया, मैंने बता दिया।
जो भी कोई क्वेश्चन होगा, अगर भूल से गलती होती है तो मैं उसको तुरंत सुधार कर दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आप तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और एंजॉय कीजिए क्वेश्चनों को। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हम पढ़ चुके हैं, फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को किसी घोषित निर्णय तथा किसी पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो पुनर्विलोकन की शक्ति है वो अनुच्छेद 137 में आता है। 126 में रेट आती है, 137 में पुनर्विलोकन की शक्ति आती है। भारत के राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी है? कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है बाध्यकारी नहीं है, न तो राष्ट्रपति के लिए न ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दोनों के लिए बाध्यकारी नहीं। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 138। कौन से एक वाद ने भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया है? इसे भविष्य लक्ष्य का सिद्धांत भी कहा जाता है इस वाद को। तो वो वाद है यस गोलकनाथ। गोलू तो 67 साल को है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा वक्तव्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए सही है? कौन सा वक्तव्य यानी कौन सा वाक्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए सही है? देखिए कौन सा सही है, इनमें से कौन कौन से सर्वोच्च न्यायालय के लिए सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है। सही है क्या? सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के वोट द्वारा तय होता है। सही है क्या? वोट द्वारा तय मतलब बहुमत है, तो ये भी सही है। सही है क्या? मैंने बोल दिया ये भी सही है, आप मान लिया सही है। नहीं, ये सही नहीं है। वोट द्वारा तय नहीं होता है, वोट द्वारा वो बहुमत नहीं होता है, वो अलग बात है। वोट द्वारा तय होता है। तो न्यायाधीशों का वेतन संसद के वोट द्वारा बहुमत द्वारा तय नहीं होता है, वेतन अलग बात है। अगला, न्यायपालिका क्षेत्राधिकार भारत के सभी न्यायालयों पर बाधित है। तो न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार भारत के सभी न्यायालयों पर बाधित है। सही है क्या? सही नहीं है? अरे ये भी सही है, ये भी सही है। 1 2 4 है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 1 2 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के
किसी अन्य देश के न्यायालय से अधिक शक्तियां रखता है। यह किसने कहा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी अन्य देश के न्यायालय से अधिक शक्तियां रखता है? ये कहा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर ने। भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी की भी अनुमति, सलाह, परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये सविवेक की शक्ति हो सकती है, क्योंकि सलाह तो लेता ही नहीं है इसमें। 58 में है लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, इसमें चीफ जस्टिस है, वो परामर्श करता है राष्ट्रपति से, फिर पठाता है उनको अपने न्यायालय में। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ही होता है, क्या होता है अभिलेख न्यायालय का मतलब? मतलब कि इसके निर्णय है वो सुरक्षा के रूप में रखे जाएंगे, कोई पर्सन चिन्ह उन पे नहीं लगाया जाएगा, बस यही बात है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पहला सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता 143, ये तो सही है। अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय से विशेष इजाज़त 136, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति 126 में है। अनुच्छेद 226 रीट जारी करता है, ये ठीक है। ऑप्शन से गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन आप सबको पता है 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सी बात है, सब रटते आ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, और कम से कम 5 साल का या कम से कम 5 साल न्यायाधीश होना चाहिए। और तीसरी शर्त आपको पता ही है ना, राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत होना चाहिए। और अभी तक राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत होना चाहिए, इस आधार पर अभी तक कोई नियुक्त नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो आप सबको पता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो वेतन निर्धारण का काम तो देखिए संसद का है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो सही बात है, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। अगर आपने सेवानिवृत्त हो गए सर्वोच्च न्यायालय से, तो आप किसी भी न्यायालय में आप वकालत नहीं कर सकते। ध्यान से पढ़िए, वकालत नहीं कर सकते, बल्कि बाकी न्यायाधीश तो बन ही सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है,
में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी, यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है नियुक्ति से संबंधित अनुशंसा से करते समय। तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 4 + 1, अन्य न्यायाधीश 4, 1 हो। और संविधान का कोई सारवान प्रश्न होता है तब भी 4 + 1 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये तो बात सही है। 28 जनवरी 1950 में हुआ था, ये हम देख के आए थे, तो ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकती है। भाई सर्वोच्च न्यायालय है वो कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन स गलत हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये तय ऑप्शन सही है, स गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है जिसके पास अभिलेख है। निचले न्यायालय के जो अभिलेख है, रिकॉर्ड है, वो सुरक्षित रहते हैं और उनमें निचला न्यायालय है वो वगैरह दखलंदाजी भी नहीं कर सकता, वो अभिलेख न्यायालय होते हैं। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो मूल अधिकार व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा को बनाने के लिए सक्षम बनाते हैं, ये कथन है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये बात गलत है। मूल क्षेत्राधिकार भी रखता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है, न्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है, सब तरह के अधिकार रखता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मूल रखता है, गलत हो जाएगा ये। यह केवल मूल अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, वही बात फिर से। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, वही बात। सब तरह के अधिकार रखता है भाई, केवल नाम देना ही नहीं है। ये मूल, अपीलीय, परामर्श संबंधी अधिकार रखता है, ये बात सही है, ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ऑप्शन स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो कार्यकारी
मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 124 में है, तो ये तो बात गलत है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में, यानी पहले वाले में ही नहीं 124 में नहीं है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में, ये सही है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी अभिलेख न्यायालय है उच्चतम न्यायालय 129, ये भी सही है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त 136, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किया है? निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन बी के.जी. बालकृष्ण। ऑप्शन सी रंजन गोगोई। ऑप्शन डी N.M. कांसलेवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, के.जी. बालकृष्णन और रंजन गोगोई। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़, के.जी. बालकृष्णन, रंजन गोगोई। ये कांसलेवाल तो नहीं है भाई, N.M. कांसलेवाल तो नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद धारण नहीं किया है? यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में से कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के जो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद धारण नहीं किया है? ऑप्शन ए चंद्रचूड़, ऑप्शन बी खर्रे, ऑप्शन डी से ललित और ऑप्शन डी बेग। इसका आंसर हो जाएगा ललित ने नहीं किया है। बाकी देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, वो हैं चंद्रचूड़, खरे और बेग। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक वे जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों या उनके संबंध में संदेश सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगे? तो पेंशन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, ये किस अनुच्छेद में है ये पूछा है। तो ये है अनुच्छेद 146(3) में। अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? बताइए कौन बनाता है? संसद द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ। इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा।
भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा, यह शपथ ली जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आप सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा 32। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? इसका आंसर अनुच्छेद 142 हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अधिवेशित करना चाहते हैं, इसके लिए उसे ज़रूरी है राष्ट्रपति का अनुमोदन। सिंपल, अनुमति की बात तो होती नहीं है। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 145(4), 145(2), 145(5), 145(2). ये देखिए 2 बार ये मिस्टेक आया था ना, तो ये इसलिए पर्सन है ये डिलीट कर दिया गया था, पर्सन ये डिलीट कर दिया गया था। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद। मगर आंसर ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स